नमस्कार, आदाब। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज हम बातचीत करेंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के गोहा गांव में जो आज परिस्थिति बनी है उसको लेकर के। आपको मालूम है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, संघ परिवार है, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करता है और ये राजनीति गांव-गांव तक पहुंच गई है। जैसा पूरे देश के अंदर हो रहा है कि हर मंदिर के नीचे या मस्जिद के नीचे मंदिर तलाशा जा रहा है। तो ये बात लगातार मस्जिदों को लेकर के तो चल रही थी, देश के अंदर चल रही थी, लेकिन मज़ारों को भी टारगेट करने का काम शुरू हुआ है, चल रहा है। और ये जो अभी वक्फ वाला जो पूरा कानून है, अगर अभी तो खैर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तरीके से स्टे लगा है, अगर ये खुल जाता है तो मुझे लगता है कि जो स्थिति गोहा गांव के अंदर जो आई है, जो रिपोर्ट हुई है, वो पूरे देश के अंदर हो सकती है। दूसरी बात इकोनॉमिक बायकॉट की बात है। हमने कोरोना काल से देखा है कि एक मुसलमानों का इकोनॉमिक बायकॉट करना, उन्हें वैसे ही बहुत सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि कितना एम्पावरमेंट है, लेकिन जितना भी है उसको भी डिसएम्पावर करना। तो ये दो मुद्दे हैं। आज हम जो यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं, जो इमिनेंट ग्रुप है हम भारत के लोगों का, हम भारत के लोग का ग्रुप गया, इसका पूरा उन्होंने तहकीकात की, फैक्ट फाइंडिंग की। आज हम बातचीत करेंगे उस समूह से, ताकि पूरे देश की जानकारी में आ सके कि वहां पर क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ करने की जरूरत है। आप सबका बहुत जी के पास आता हूँ। तुषार जी, आप पूरे देश के अंदर घूमते हैं, ये प्रयास सुनियोजित तौर पर, षड्यंत्र पूर्वक तौर पर लगातार चल रहा है। तो आपने जो फैक्ट फाइंडिंग किया उसके काफी सारे फैक्ट्स तो सामने आ गए हैं। अगर कोई इसमें और कोई फैक्ट आप जोड़ना चाहें तो जोड़ें, और फिर ये बताएं कि क्या आपको लगता है इसको आगे ले जाने का क्या रास्ता लगता है कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे। आप तो नफरत के खिलाफ में, घृणा के खिलाफ में जो है लगातार बात भी करते हैं, काम भी करते हैं, यात्राएं भी निकालते हैं, भाषण भी देते हैं। तो आपको आगे का क्या रास्ता इसमें दिखलाई पड़ रहा है? सुनीलम जी, मैं पहले दो बातें करना चाहता हूं जो इसके संदर्भ में बहुत अहम है। एक तो ये कि ये पूरा जो काम है उसकी डोर गोवा की जो सनातन संस्था है, जिन्होंने दाभोलकर साहब और पानसरे साहब और कलबुर्गी साहब और गौरी लंकेश के कत्ल करवाए, वो कट्टर हिंदुत्ववादी जो संस्था है वो ये इसकी बागडोर पकड़े हुए हैं। और उन सब के पैटर्न जो आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनकी जो एक नेशनल कॉन्स्पिरेसी है मुसलमानों को प्रताड़ित करने की, उसके तहत ये किया जा रहा है। उसका प्रथम चरण उन्होंने इस तरह से किया है कि जो नई पीढ़ी है गांव की, युवाओं की जो नई पीढ़ी है, उनको ब्रेन वॉश किया गया। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड जो हमने सुना वो ये है कि इस चीज का जो सूत्रधर है उस गुहा गांव में, जो हिंदू लड़का है, जो यंग आदमी है, उसने कई सालों पहले इस दरगाह में जाकर भगवान की तस्वीर रख दी थी। और तब हमारे जो अलाउद्दीन भाई है, उनके पिताजी जो वहाँ के मुजावर है, उन्होंने अपने मित्र को, उस लड़के के पिताजी को कहा था कि देखो ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है हमारे गांव में। तो उस लड़के के पिताजी ने मज़ार में से वो तस्वीर उठाकर वो ले गए और घर जाके अपने जूते से अपने बेटे को पीटा कि तू ये क्या सब कर रहा है। और तब से वो जो लड़का है वो अपने दिल में एक गुस्सा भर के बैठा हुआ था। और अब उसके पिताजी का जब देहांत हो गया तो ये सारी चीजें मूर्ति रखवाने, सोशल बॉयकॉट करवाने, ये सब में वो कर रहा है। गोवा गांव की जो बात है, जो मसला है, उसके दो पहलू है। एक तो लीगल पहलू है जिसमें कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, कई कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, उसके तहत वो सुलझाया जाएगा कभी ना कभी। जो वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी है उसके पास अपने
वो दरगाह होने के काफी सारे लीगल सबूत है, तो वो केस चलता रहेगा और उसका जब भी फैसला आना होगा आएगा। पर सबसे बड़ा मसला जो है, जो सोशल बॉयकॉट का है, इसकी भी एक बहुत मजेदार बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जो मुसलमान लोकेलिटी है दरगाह के आसपास, वो सारे जो ओरिजिनल मुजावर थे, जिनको ये दी गई थी, एक हुक्म दिया गया था, ये सारी इनामदारी जगह है, तो जो इनाम में मिली थी उसके ही सारे वंशज, वो जो आदमी थे मुजावर, उसके ही सारे वंशज हमारे अलाउद्दीन शेख साहब से लेकर वहां रहने वाले सारे मुसलमान उनके वंशज है, जिनको ये दरगाह की मुजावरी दी गई थी। तो उनके पूर्वजों ने उस दरगाह के आसपास इमली के पेड़ काफी लगाए। वो जो 10 एकड़ जमीन है, उसके अलावा भी उन्होंने इमली के पेड़ सारे लगाए हुए। आज भी वो इमली के पेड़ वहाँ बहुत अच्छी तरह से पनप रहे हैं। और उस इमली के पेड़ों की इमलियों का व्यापार वो करते थे। चेन्नई तक उनकी इमलियां भेजी जाती थी जब वो पिकती थी तब। अब ये हाल हुआ है कि पिछले 1-2 साल से गांव के हिंदू मुसलमानों को वो इमलियां तोड़ने नहीं देते, खुद भी नहीं तोड़ते और मुसलमानों को भी नहीं तोड़ने देते। कहते हैं कि भले वो सड़ जाए लेकिन तुमको उसका व्यापार नहीं करने देंगे, तुम्हारे ऊपर बहिष्कार है। तो इस हद तक उन्होंने एक कटुता उसमें डाली है। और सबसे मुझे लगता है कि दरगाह का जो भी होना होगा वो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि जिस तरह से सोशल और इकोनॉमिक बॉयकॉट किया गया, और इसमें भी बहुत चालाकी से ये बॉयकॉट करवाया गया है। कोई रेजोल्यूशन नहीं है, पंचायत का कोई मीटिंग में, ऑफिशियल मीटिंग में उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन पास नहीं किया, कोई लिखित हुक्म नहीं जारी किया गया। सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ और एक दहशत फैला के इसको इम्प्लीमेंट किया है, ताकि हम अगर शिकायत करने जाए तो कहेंगे नहीं नहीं, हमने तो कोई ऐसा किया नहीं है। देखिए पंचायत के रिकॉर्ड में कहीं पर भी मीटिंग में ये मुद्दा नहीं दिखाया, कहीं पर भी हमने हुक्म नहीं निकाला है। लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो फिरोज ने जो कहा कि महाराष्ट्र में कानून है, तो वो कानून है, वो जानते हुए उन्होंने उस कानून में ना फंसते हुए ये इम्प्लीमेंट किया। ये उसका सबसे घिनौना स्वरूप है। और इससे हमें पता चलता है कि ये बहुत सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से किया गया। ये कोई गांव वालों की अपनी मर्जी से नहीं हुआ है। इसकी बागडोर, एक जैसे बापू की हत्या की बागडोर भले बंदूक चलाई हो नथुराम गोडसे ने कि उसकी बागडोर नागपुर तक जाती थी, वैसे ही इसकी डोर भी नागपुर तक जाती है। और बहुत सुनिश्चित तरीके से ये किया गया है। जो ऑफिशियल्स है उनको ये वो भी वर्बली है, उनको ये कहा गया है कि जो होता है होने दो, बीच में मत बोलो। तो वो प्रेक्षक की तरह देखते रहते। हम गए, तहसीलदार से मिले, तहसीलदार को पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बताई कि ये आप कर सकते हो। वो कह रहे थे कि भाई मेरे ताकत में जो है, मेरे ज्यूरिसडिक्शन में जो है वो हम करते हैं। तो हमने कहा कि इतना तो आप कर सकते हैं आपकी ज्यूरिसडिक्शन में। तो कल इसका असर हुआ है कि भाई थोड़ा पुलिस ज्यादा कर दिया और लोगों को शायद मैसेज दिया है कि अभी जरा मामला गर्म है, ठंडा होने दो, बाद में वापस जैसे करना है वैसे करना है। तो ये असर हुआ। तो ये जो चालाकी है उसके कारण कानूनन हमारे जो हाथ है वो बंद जाते हैं। मुझे लगता है कि अब ये इसमें गांधीयन मेथड का उपयोग करना पड़ेगा। और इस इकोनॉमिक बॉयकॉट को हराने के लिए मुझे लगता है हमने बापू का जो ग्राम स्वराज का मॉडल था उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसमें बाहर के संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी जो वहाँ की कम्युनिटी के लिए स्वयं रोजगार और आजीविका के ऐसे साधन क्रिएट करें जिससे गांव का बॉयकॉट उनको असर न करे। वो लोग कुछ ऐसा काम हम उनको दिलवाए कि जिससे वो लोग बाहर से वाणिज्य कमा सके, भले गांव में ही रहे लेकिन बाहर से वाणिज्य कमा सके, ताकि गांव वालों के ऊपर उनकी निर्भरता ना रहे। वो गांव इतना छोटा है कि अगर आपस में मिलजुल के एक दूसरे को संभालते नहीं है तो वो संभलेंगे नहीं। और ऐसा नहीं है कि मुसलमान बहुत अमीर थे और अब उनको उससे उनका धंधा खत्म हो गया है तो उनकी आमदनी में कमी हुई। ये सारे
रोजी रोटी रोज रोज की रोजी कमाकर अपनी आजीविका करने वाले लोग हैं। और इसमें जमीन, जैसे फिरोज और बाकी सब ने कहा, जमीन का भी मामला है कि जिसमें 10 एकड़ जमीन मज़ार के पास है, 30 एकड़ जमीन जो मस्जिद है उसके पास है, और वो सारी जमीन पर अब ये जो हिंदूवादी लोग हैं, हिंदुत्ववादी लोग हैं, उनकी नजर पड़ी है, उसकी वैल्यू उनको समझ में आई और वो जमीन हड़पने की, ये पूरी साजिश जमीन हड़पने की। ना हिंदुओं का अपने देवता के लिए का प्रेम है, ना मुसलमानों की तरफ की नफरत है, ये सिर्फ जमीन हड़प कर उस जमीन से फायदा उठाने के लिए। तो एक तरफ हमें इस मुस्लिम कम्युनिटी की लीगल फाइट में उनकी मदद करनी होगी, पर उससे भी ज्यादा जरूरत है कि हम जो गांधीवादी संस्थाएं हैं, जो संगठन है गांधीवादी विचार के, जो गांधी जन है, जिनको मैं अब गांधीवादी नहीं कहता, मैं उनको गांधी जन कहता हूँ, वो गांधी जनों ने, बापू ने जो दिखाया था ग्राम स्वराज का मॉडल, वो वहां इंप्लीमेंट इस तरह से करना चाहिए कि जो बाकी के लोग हैं उनको ईर्ष्या होने लगे कि भाई हमारे लिए ये क्यों नहीं होता, और वो खुद आके हमें कहे कि भाई हमको भी इंक्लूड करो इसमें। इस तरह से एक वापस जो इस कम्युनिटी में एक भाईचारा था, एक बंधुत्व था, एक आपस में रहने की एक जो प्रथा थी, वो वापस हम करवा सके। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल फाइट तो हम लड़ेंगे, लेकिन उससे बड़ी हमने एक सामाजिक सत्याग्रह करवाने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि हम सब ने बैठ के, हम जो गांधी जन हैं, उन्होंने बैठकर कोई ऐसे मॉडल्स, इकोनॉमिक मॉडल्स वहां इंप्लीमेंट करवाने चाहिए जहां से वहां की जो कम्युनिटी है उसको रोजगार मिले और ये बॉयकॉट बेमायने हो जाए। अगर ये कर सकेंगे हम, तो मुझे लगता है कि जो गुहा गांव की अभी हालत है उसमें हम अच्छी तरह से फर्क कर सकेंगे, वरना हम भी उन लोगों के जैसे हो जाएंगे जो ऐसी समस्याओं का फायदा हमारी ताकत बढ़ाने के लिए करें। हम वो नहीं चाहते। हमने अगर उसमें पढ़ना है, मैंने 2-3, मुझे अलाउद्दीन भाई करीबन 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि चलिए आइए देखिए, और मैं जा नहीं रहा था क्योंकि मैं ये सोचता था कि मैं जाके करूंगा क्या, मेरे पास कोई सोल्यूशन तो है नहीं, तो मैं टूरिज्म करने क्यों जाऊंगा। लेकिन अब ये लग रहा है कि बापू हमारे लिए इन सारी समस्याओं का एक सॉल्यूशन रख के गए और उसको इम्प्लीमेंट करने की अब हम हमारी फर्ज बनती है। तो मुझे लगता है सुनीलम जी कि हम इस बारे में बात करें, इस बारे में चर्चा करें, और इस तरह से ये जो आर्थिक बहिष्कार और सामाजिक बहिष्कार का हथियार ये लोग इख्तियार कर रहे हैं, उसकी धार को हम खत्म कर दें। एक संक्षिप्त टिप्पणी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी आपकी, उसके बाद में फिरोज भाई और तुषार जी से करके इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। क्योंकि ये जो मॉडल है ये आपके द्वारा एक्सपोर्टेड है, मतलब यूपी के द्वारा एक्सपोर्टेड है। ये पूरा अयोध्या में, काशी में, मथुरा में जो कुछ किया गया वही सब गांव गांव में रिप्लिकेट हो रहा है ना। तो इसलिए मतलब विशेष तौर पे जिम्मेदारी है यूपी वालों की। तो मैं आपसे आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगा इसमें। जी सर, यह मॉडल यूपी से नहीं, यह मॉडल तो नागपुर का है और नागपुर से इंपोर्ट किया जा रहा है हर जगह। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य पद्धति है वह विशिष्ट कार्य पद्धति कि वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन हर जगह उसका हस्तक्षेप होता है। ये कहा जाता है 1000 पांव है, ये आरएसएस गोजर है, उसके 1000 पांव हैं, तो वो अपना 2-4 पांव इधर उधर लगा देता है और जनता उसी में भटकी रहती है कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। सच बात यह है कि ये सब कुछ आरएसएस करता है, और वही वह जो प्रयोग हुआ है हमारे उत्तर प्रदेश में हुआ है, हमारे काशी के मामले में हुआ है, हमारे अयोध्या के मामले में हुआ है, हमारे मथुरा के मामले में हुआ है, हमारे संभल के मामले में हो रहा है, वो सब कहीं न कहीं से वही संचालित है। और आरएसएस का ही एक अंग आपकी सरकार भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। तो ये अगर ये कहा जाए कि फला आदमी उसमें इन्वॉल्व है, उस आदमी से हम बात कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। यह एक बड़ा आगे और 100 साल की जो उसकी साधना है आरएसएस की, वह केवल साधना से वो जो ताकत पैदा किया है, अपना प्राप्त किया है, उसके पीछे। तो इसका तो देखो, इसका समाधान तो एक ही है
इसका समाधान है जन आंदोलन। क्योंकि आरएसएस इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा संगठन है और इतना अदृश्य संगठन है कि वह कुछ भी प्रमाण तो छोड़ता ही नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कोई सदस्यता नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, तो वह तो कहीं आता ही नहीं है। लेकिन सबका संचालन वही अपना वही करता है। उसके सारे संगठन उसके कठपुतली हैं। तो आपको सामने तो मतलब कठपुतली दिखाई पड़ती है, लेकिन डोर जहां उसकी बंधी है, जहां से उसको नचाया जाता है, इसको देख पाना बहुत मुश्किल है। और उसका केवल इसका एक ही इलाज है, जन आंदोलन। वहां की जनता के बीच इन सारे लोगों की वास्तविकता। अच्छा, अब सच बात यह है कि आम आदमी इस बात को समझ भी नहीं सकता कि आरएसएस कहाँ यहाँ है, वो यहाँ कहाँ आता है। ये तो विश्व हिंदू परिषद का एक कार्यकर्ता है, तो बजरंग दल। अरे आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या ये महाराष्ट्र सरकार का ही मामला नहीं है। मामला वहां जिससे लड़ रहा है, और उसके खिलाफ अगर आपको चलना है तो फिर उसी पद्धति से आपको चलना पड़ेगा। और एकमात्र उसका तरीका है जन आंदोलन। जनता के बीच पहुंचिए, इनको एक्सपोज कीजिए, और इसका समाधान केवल और केवल जन आंदोलन से ही निकल पाएगा। जी बहुत शुक्रिया। आपने फिर जो है वो नागपुर में पहुंचा दिया मामला। पूरा देश तो यूपी में देख रहा है, और यूपी से आप लोगों ने जो है, और आप तो वहीं बनारस के वहीं से चुन के भेजा है मोदी जी को आपने। तो मैं अब फिरोज तुषार जी, गांधी जी तो उस समय में जब इस देश पर विभाजन थोपा गया, और उस समय जब कत्लेआम हो रहा था, दंगा फसाद हो रहा था, गांधी जी तो तब भी लोगों को बैठा लेते थे। दोनों तरफ के लोग बैठते थे, और गांधी जी का जिस किस्म का एक मॉरल अथॉरिटी काम करती थी, तो लोग हथियार भी आकर के डाल देते। वो जो एक है मॉरल अथॉरिटी की जो बात है, जिसको गांव के लोग भी स्वीकार करें, उस इलाके के लोग भी स्वीकार करें, तो क्या इस मतलब सबसे पहली बात तो पूरी निकल के यही आ रही है कि गांव के अंदर आपस का जो संवाद एक तरीके से जो टकराव में बदल गया है, वो फिर से शुरू हो, और एक हेल्दी डायलॉग जो है वो गांव के भीतर शुरू हो। ये एक बात है। और दूसरी बात ये है कि जैसा अभी बताया कि भाई वहां हजारों एकड़ जमीन के ऊपर निगाह है, तो ये तो पूरा बफ का जो पूरा कानून आया, ये तो लाखों एकड़ जमीन के ऊपर निगाह का मामला है पूरा। ये तो पूरा का पूरा जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के एक ये टेस्ट केस भी है। हम भारत के लोग, या ये कहा जाए कि जो सबको ये लगता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है, उन सबके लिए भी एक चुनौती है। और अगर कोई मॉडल उन्होंने तो एस्टेब्लिश कर दिया है, और अगर आप लोग मिलके, हम सब लोग मिलके अगर कोई मॉडल ऐसा बना सकते हैं, तो फिर इसको रोका भी जा सकता है, इस पूरे मॉडल को लागू जो वो करना चाहते हैं देश के हर गांव के अंदर। तो आप क्या कहेंगे इसमें? अंतिम टिप्पणी। मैं सिर्फ ये एक ही बात करना चाहता हूँ कि आज तक हम लोग हमेशा हिंदुत्व लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स को देखते रहे। हम लोगों ने हिंदुत्व लेबोरेटरी के एक्सपेरिमेंट्स को पनपने दिया है और सफल होने भी दिया है, और हम लोग ने सिर्फ उसके खिलाफ का जो बातें हैं उनको इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही रखी है। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि हमने सेक्युलर गांधीयन एक्सपेरिमेंट्स की लेबोरेटरी बनाकर उसका मॉडल इनके खिलाफ एज एन ऑल्टरनेटिव दिखाना चाहिए। क्योंकि बापू को जगह 75 साल के ऊपर हो गया है। अब लोगों को उनके मेथड्स दिखते नहीं है कहीं पर, उनको दिखते हैं संघ के जो संतरे का जूस के सबको आदी बना दिया है, वही सबको दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि गुहा को हमने एक एक्सपेरिमेंट के रूप में देखना चाहिए, गांधीयन सेक्युलर सौहार्द का एक्सपेरिमेंट, कि जहां पर सिर्फ उपदेश ना हो, जहां पर कार्य हो। हमको कार्य करना जरूरी है। हमने संघ के पास से ये सीखना चाहिए कि जैसे ही वो लोग कोई चीज को पिन पॉइंट करते हैं, वो किस तरह से, किस कदर से कार्यरत हो जाते हैं कि हर एटम में उनका एक्सपेरिमेंट घुस जाता है, और हम लोग सिर्फ दिमाग की बातें करते करते बैठे रहे हैं आज तक। तो मुझे लगता है कि अब ये वक्त आया है कि गुहा का हमको एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि जहां से हम लोग
एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाए कि गांधी की बात आज भी वास्तविकता में असरकारक है। अगर वो हम गुहा में कर सकेंगे तो देश के लिए ये एक मिसाल हो जाएगी, और फिर नागपुर को काउंटर करने वाला ऑप्शन हमें गुहा में से मिलेगा। तो मुझे लगता है अब अगर बात करनी है तो वो मॉडल, वो एक्सपेरिमेंट गुहा में कैसे और कितनी जल्दी कर सकते हैं, वो मुझे इसमें कोई फिरोज जैसी मुझे कोई जल्दी नहीं है कि 6 महीने में रिजल्ट दिखा दो या 6 हफ्ते में रिजल्ट दिखा दो। मैं कहता हूँ 10 साल में भी अगर हम रिजल्ट दिखा पाए तो वो एक हमारे लिए एक मिसाल बन सकता है। हमने पेशेंटली काम करना होगा ताकि ये जो मानसिकता है जिसमें ये विष, सांप्रदायिकता का विष इतनी आसानी से घुस जाता है, उस मानसिकता के लिए हमने काम करना होगा। तो समाज में ये जो एक प्रतिष्ठित वो हो गया है कि नहीं, हाँ हाँ ये तो गलत है, ये बुरे हैं, कोई भी आके किसी के भी बारे में कह दे वो बुरा है, वो देशद्रोही है, वो ये है, मान देते।